नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उत्तराखंड भ्रमण पर हैं और जहां मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया और पतंजलि योगपीठ पहुंचकर बाबा रामदेव से मुलाकात भी की और जिसके बाद वो कनखल के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से की कुशल क्षेम। और इस बीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के साथ योगा करने का मुझे मौका मिला है और इसके साथ ही पतंजलि के रिसर्च सेंटर और गुरुकुल का भ्रमण किया। मैंने बाबा रामदेव को गोवा बीच पर होने वाले योगा महोत्सव के लिए आमंत्रित किया है। बाबा रामदेव के कई कार्यक्रम गोवा में आयोजित होंगे। संतों से मुलाकात करने का उद्देश्य ये है कि संत महात्मा गोवा में कथा वचन या कोई भी कार्यक्रम करें, इसका हमारी सरकार स्वागत करेगी क्योंकि इससे इनके श्रद्धालु गोवा में पहुंचेंगे और इससे गोवा के पर्यटन को फायदा मिलेगा, जिसको लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। इस देवभूमि में आज मैं पतंजलि योग आश्रम कल पहुंचा था। आज सुबह में रामदेव बाबा के साथ योग करने का मौका मुझे मिला। उनका रिसर्च सेंटर और गुरुकुल देखने का योग मुझे आया। हमने बाबा रामदेव जी को गोवा में इनवाइट किया है। योग महोत्सव गोवा के मिरामार बीच में 18, 19 और 20 3 दिन गोवा के मिरामार बीच में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक तो मिरामार के बीच पे होने वाला है और बाकी भी बाबा रामदेव के कार्यक्रम वहाँ पे हैं। आज इस हरिहर आश्रम में स्वामी जी को मिलने के लिए मैं खासकर उनका दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आया। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सन सैंड सी टूरिज्म बोलते हैं, तब सन सैंड और सी, इसके बाहर यानी 4th एस विच इज स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो भी हम जोड़ना चाहते हैं। वेलनेस टूरिज्म वो भी हम जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो संत गोवा में आके कथा हो या बाकी उनके कार्यक्रम गोवा में हो तो उनके लिए वेलकम हम हमेशा के लिए करते आ रहे। आज भी हम स्वामी जी से वही चर्चा करने वाले हैं। उनकी कथा एक आदि गोवा में हो जाए तो उनके जो पूरा संप्रदाय है वो गोवा में आएंगे। मेरे साथ में हमारे गोवा के संत स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज भी आए हैं। वो भी उनका भी स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा काम रहता है। इससे आगे मैंने गोवा के वेलनेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़े, इसके लिए हम बड़े भाव से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट को लेकर चर्चा की, जहां रविशंकर प्रसाद ने बजट की खूबियां गिनाते हुए कहा कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना इस बजट का एजेंडा है। भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवान एग्रीकल्चर में सक्रिय हों और स्टार्टअप का लाभ उठाएं। भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना इस बजट का एजेंडा है। भारत की विकास दर करीब 7% है और देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। 220 करोड़ टीके भाजपा ने देश भर में लगाए हैं और ये टीका मेक इन इंडिया है। तमाम दिक्कतों के बावजूद भारत में विदेशी निवेश आया है। इतना ही नहीं, 2014 में जहां 2 मोबाइल फैक्ट्रीज थी, वहीं आज 270 मोबाइल फैक्ट्रीज हो गई हैं। तक हमारी प्रदेश का सवाल, ये बजट का सवाल नहीं, लेकिन अगर पूछा है तो मैं आपको जवाब देता हूं। 1 मिनट। हिमालयन नीति पर तो मोदी सरकार काम कर ही रही है ना। आप मुझे ये बताइए कि डिजास्टर मैनेजमेंट को और अधिक प्रभावी करना पिछले 3-4 साल में हुआ है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जोशीमठ में हुआ था और कई जगह भूकंप आए हैं, बाकी काम हुआ है। तो डिजास्टर रिस्पांस तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सिर्फ बजट का अनाउंसमेंट नहीं होता है, एक रोबस्ट प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावी करना। और जहां तक मुझे याद है कि मैंने जानकारी प्राप्त की, जोशीमठ में बहुत ही तेज गति से काम किया गया है। काफी लोग को राहत मिली है। शायद 400 लाख कितना दिया गया मुझे बात याद नहीं है, बताएंगे, इसलिए वो हुआ है। ये जोशीमठ एक चुनौती है, तो उस चुनौती को माननीय धामी जी की सरकार ने एक बहुत गंभीरता से लिया। उसका रास्ता निकलेगा बिल्कुल। जहां तक सवाल है, आपने कहा बॉर्डर स्टेट्स की और बॉर्डर गांवों की, तो मैं आपको इस बड़े संदर्भ में जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार की ऑफिशियल नीति थी कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मजबूत करेंगे क्योंकि चीन चिढ़ता है। ये ए के एंथोनी का स्टेटमेंट था लोकसभा में। आज लेह लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक सब सड़कें बन गई है कि नहीं बन गई, मुझे बताइए।
इधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी विवादों के घेरे में हैं, जिसको लेकर राजनीति भी खूब जोरों शोरों से चल रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अडानी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा था कि पार्टी 6 फरवरी को सभी जिलों में जीवन बीमा निगम कार्यालयों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी, और जिसके चलते देहरादून में भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने एसबीआई और एलआईसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने श्रीनगर गढ़वाल में पेंशन पुकार यात्रा के तहत विशाल रैली का आयोजन किया, जिनमें गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों में कार्यरत कार्मिकों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रैली गोला बाजार से होते हुए रामलीला मैदान तक आयोजित की गई, जहां रामलीला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई। और इस दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। अगर प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है, तो मोर्चा 2024 में मोदी जी को हटाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि आज श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया है और उत्तराखंड के टीम के तत्वाधान में जो पुरानी पेंशन बहाली की आवाज आज श्रीनगर की गलियों से गूंजी है, ये जरूर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तक पहुंचेगी। और मुझे विश्वास है कि धामी जी को पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्मिकों को हित को देखते हुए बुढ़ापे के सहारे के लिए पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश में बड़ी आवाज बुलंद की जा रही है, बड़े आंदोलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर धामी जी इस पीड़ा को नहीं समझते हैं तो हम आने वाले दिनों में 1 मई को दिल्ली में संसद मार्च घेराव करने का हमारा आयोजन है। और मैं समझता हूं कि 2024 से पहले माननीय मोदी जी को पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लेना होगा, नहीं तो 2024 में मोदी जी को जाना होगा। ये संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि ये एनपीएस कार्मिकों की मांग है, इसके लिए एनपीएस कार्मिक आर पार के लिए तैयार है। आपने देखा होगा ये बड़ा हुजूम जो श्रीनगर की गलियों में है, ये देश की तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में, छोटे बड़े गांव शहर में हर जगह से पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलंद हो रही है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में बहुत समानताएं हैं। दोनों न सिर्फ पहाड़ी राज्य हैं बल्कि हमारी जो आर्थिकी है वो सरकारी सेवा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है स्थानीय आर्थिकी के अलावा। तो निश्चित रूप से जैसे देश के अन्य राज्यों में हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है, हमारे यहाँ भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और नहीं होगी तो हम बदल देंगे इनको। सरकार जनता के वोट से बनती है, जिसमें हमारा वोट भी शामिल है। लेकिन अगर सरकार चुने जाने के बाद में जनता की बात सुनने के बजाय बाजार की बात सुनने लग जाए, पूंजीपतियों की बात सुनने लग जाए, तो ये गलत है। तो हमें पुरानी पेंशन चाहिए, न सिर्फ हमें चाहिए, ये सामाजिक न्याय का मामला भी है, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा भी है। और हम इस मांग के जब तक पूरी नहीं हो जाएगी उसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। बीते दिनों रामनगर में हुए रमेश हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों रामनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सावलदे पूर्वी नई बस्ती निवासी एक 49 वर्षीय युवक का शव पुलिस को नदी के किनारे लहूलुहान हालत में बरामद हुआ था, और जिसके चलते मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया। अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह की माने तो मृतक की पत्नी का गांव के रहने वाले एक युवक से ही कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले मृतक ने उसके प्रेमी के साथ गाली गलौज की थी, और जिसके बाद नाराज पत्नी और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। जो कल हत्याकांड हुआ था उसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं। उसमें वन पर सूचना आने के बाद हमारे प्रभारी निरीक्षक रामनगर मौके पर गए और मर्डर में
जो जिसके जो मृतक है उसकी रमेश चंद्र के रूप में पहचान हुई, पूर्व सावल्दे का रहने वाला है और उसकी माता मानुली देवी के द्वारा हमारे थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें दीपक उर्फ दीपू और मृतक रमेश चंद्र की पत्नी हिमा पर ये शक जाहिर किया गया इन्होंने मर्डर किया है। इनको पूछताछ के लिए लाया गया, इनके द्वारा फोन किया गया इन्होंने मर्डर किया है और इनके द्वारा ये बताया गया कि इनका ये जो दीपक का दोस्त है दिगंबर, वो भी इस हत्या में शामिल है और उसने कोई जैकी की थी। इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, तीनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की गई। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में काठगोदाम पुलिस और एसओजी टीम ने 138 ग्राम स्मैक के साथ बरेली के एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके साथ ही मुखानी पुलिस ने भी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कि बदमाश उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है, जो अभी तक 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सुरेश मौर्य ये सुभाष नगर बरेली का रहने वाला है और ये भारी मात्रा में स्मैक लेकर के मोटरसाइकिल से काठगोदाम की ओर आ रहा था। बेलवाल कॉम्प्लेक्स के बाद चेकिंग में इसको एसओजी और आपका काठगोदाम पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इससे 138 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये लगातार पूर्व में भी करता रहा था। जो पूछताछ में निकला था उसके आधार पर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसका आपराधिक इतिहास अभी तलाशा जा रहा है। उसके लोकल नेटवर्क को पुलिस चिन्हित कर रही है। उसका भी जल्द ही पुलिस द्वारा खुलासा किया जाएगा। दूसरा जो आमिर है वो एक बहुत अच्छा नकबजन है। ये 4 नकबजनियों में पुराना वांटेड था। 10,000 का इनाम इस पर हमारे द्वारा किया गया था। ये आपका फायर सर्विस के पास पकड़ा गया है। ये दोबारा यहाँ नकबजनी के उद्देश्य से ही आया हुआ था और इसके पास से पुराने मुकदमों का कुछ सामान बरामद हुआ है। ये अंतर्राज्यीय चोर है। इसका यूपी में बहुत क्रिमिनल इतिहास रहा है और सीतापुर का रहने वाला है। ये एक पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धता है। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पुलिस की माने तो आरोपी गौरव, फरीद और शहजाद मोटरसाइकिल चुराकर उनके पार्ट्स बेचते थे। शातिर हरिद्वार के ज्वालापुर, बहादुराबाद और दूसरे थाना क्षेत्रों में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। तो इसमें ज्वालापुर पुलिस द्वारा 10 बाइकें बरामद की गई हैं। ये 4 तारीख को एक चेकिंग अभियान चल रहा था जिसमें कि ये बाइक्स बरामद हुई। इन बाइक्स में से अभी 3 के अगेंस्ट तो ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा है और एक बहादुराबाद में मुकदमा है। बाकी बाइक्स का हम लोग अभी चेसिस नंबर और इंजन नंबर पता कर रहे हैं और जैसे इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो हम इसमें वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसमें हमारे 3 अपराधी पकड़े गए हैं। तो लोग हैं, इनका काम है कि ये लोग बाइक्स चोरी करके इसको देते थे। ये इसके पार्ट्स वार्ट्स को बाइक को काट वाट के फर्दर इसको बेचता था। थाना कनखल क्षेत्र के जगजीतपुर में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष और अधिवक्ता अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में 2 लोगों पर आरोप लगा है कि जिसमें एक व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करता है। गोलीकांड की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा है और जिसके चलते ही मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। बहरहाल 2 की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। सोनू राठी नाम है जी मेरा। एसओजी राजकुमार मलिक का फोन आता है अमरदीप चौधरी के पास। कह भाई यार वो पैसों का हिसाब कर लेते हैं। अमरदीप भाई कहते हैं ठीक है मैं घर आ रहा, पैसों का हिसाब कर लेते हैं। चौधरी साहब ने जाके उसे पैसे दे दिए। ये पकड़ भाई 50,000 रुपये। ठीक जी। वहाँ अज्ञात आदमी भी थे। तीन तो वे थे बापू बेटा और 2 और थे अज्ञात। उन्हें मैं जानता नहीं। राजकुमार मलिक, मनदीप, हर्षदीप और मनदीप। छोटे लड़के ने गोली मारी पहले चौधरी साहब की गोली लगी। चौधरी साहब कह लगी इनने क्या करा, पीछे कमर में गोली लगी। खबर पौड़ी से है, हैरान कर देने वाली, जहां नदी के किनारे खेलने गए 4 बच्चे खेलने गए थे और लेकिन उनमें से 2 बच्चे नदी में डूब गए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रविवार को उस समय हुआ जब नदी किनारे 4 बच्चे खेलने के लिए गए थे, जिसमें से 2 बच्चे तो घर वापस आ गए लेकिन 2 बच्चे वापस नहीं लौटे। घर लौटे बच्चों ने बताया कि आदेश 12 वर्ष और अभिषेक 8 वर्ष निवासी ग्राम पुंडल नदी किनारे पैर फिसलने से डूब गए हैं। मामला थाना देवप्रयाग के धनेश्वर मंदिर इलाके का है। नदी में डूबे 2 मासूम बच्चों की पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विनय भट्ट फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, आखिर ये हादसा कैसे हो गया? बच्चे खेलने जाते हैं, उसमें से 2 बच्चे डूब जाते हैं और 2 वापस आते हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? वक्ता, ये सारे के सारे चारों बच्चे नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की उम्र 12, एक की 8 साल जो डूबे हैं। उन बच्चों की उम्र थी, ये चारों खेलने गए थे नदी किनारे, उनकी बॉल नदी में गिरी। बॉल को बचाने के लिए एक छोटा बच्चा 8 साल का, वो पहले नदी में बॉल को पकड़ने के लिए गया। इसके पीछे पीछे जब ये लड़का डूबने लगा तो उसका भाई भी इसको बचाने के लिए नदी में कूदा। तो इस पूरे घटनाक्रम में दोनों भाई नदी में डूब गए। जो 2 छोटे, इसके साथ जो 2 अन्य छोटे बच्चे थे, वो डरे सहमे अपने घरों को लौटे और उन्होंने इस पूरी घटना का वाकया अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने उन अन्य जो 2 बच्चे थे, जो भाई थे सगे, उनके परिजनों को बताई, तब जाके घटना खुल पाई। और अब मैं अभी एक अपडेट आपको बता दूं, अभी तक पुलिस और एसडीआरएफ और गोताखोर पुलिस के वो उन दोनों बच्चों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अभी तक बच्चों को कुछ पता नहीं लग पाया है। जी विनय, अगर बात की जाए, छोटे बच्चे हैं, 12 वर्ष का एक बच्चा है, एक 8 वर्ष का, अकेले बच्चे बिना किसी को बताए ऐसे वो भी नदी के किनारे चले जाते हैं। माता पिता की या फिर साथ ही व्यवस्था क्या की गई है जो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं? बता, मैं आपको बता दूं, ये नदी से 2 किलोमीटर ऊपर इन बच्चों का घर है। ये बच्चे अमूमन, जो पुलिस बता रही है कि बच्चे कभी नदी किनारे जाते नहीं थे, लेकिन कल रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो बच्चे गेंद खेलने के लिए नदी किनारे गए। इसी दौरान ये हादसा घटित हुआ। जी विनय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तरा देवप्रयाग के धनेश्वर मंदिर इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर नदी में 2 बच्चे, मासूम बच्चे डूब गए हैं और पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार उन दोनों बच्चों की तलाश कर रही हैं। साथ ही साथ गोताखोर भी वहां पहुंचे हुए हैं और उन बच्चों की तलाश की जा रही है कि आखिर वो बच्चे कहां गए। तो वहीं हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हरिद्वार का अधिकांश क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण लगातार जंगली हाथी इन इलाकों में अपनी दस्तक देते रहते हैं। और एक बार फिर देर शाम जगजीतपुर क्षेत्र के महर्षि विद्या मंदिर के पास कॉलोनी में हाथियों का झुंड आने से लोगों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग लगातार पुख्ता इंतजाम के दावे करता रहता है, लेकिन उसके सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों में विभाग को लेकर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो हरिद्वार का एक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की जगह, सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक जारी है। और जो हरिद्वार के ज्यादातर क्षेत्र हैं, वहां पर टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण जो जंगली हाथी हैं इलाके में आसपास घूमते नजर आते हैं, जिसकी वजह से जगजीतपुर क्षेत्र में लोगों के मन में एक हड़कंप सा मच गया है। लोग बाहर निकलने से डरते हैं। हाथियों का एक झुंड पास की जो कॉलोनी है उसमें घुस गया है। इस पूरे वाकये की जानकारी वन विभाग को लगातार दी जा रही है, लगातार बताया जा रहा है, लेकिन जो वन विभाग है वो अपने पुख्ता इंतजाम के बार बार नए नए दावे करता है, लेकिन उसके इन सारे दावों की पोल पट्टी सामने खुलती हुई नजर आ रही है। और जो इलाके के लोग हैं, आम जनता है, वो विभाग से काफी परेशान और आक्रोश और नाराज नजर आ रही है। चंपावत जिले के टनकपुर में नंधौर सेंचुरी ककराली गेट में पहली बार 2 दिवसीय पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले दिन ककराली गेट नंधौर वन्य जीव अभयारण्य
किरोड़ा और उचौली घोट में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के विषय में लोगों को बताकर जागरूक किया गया। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से टनकपुर पहुंचे पक्षी प्रेमियों ने जंगलों के कई हिस्सों में पक्षियों के बारे में बर्ड वॉचिंग कर जानने का प्रयास किया। पक्षी विशेषज्ञ राजेश भट्ट ने बताया कि इस क्षेत्र में 300 से अधिक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और जिन्हें चिन्हित कर उन्हें इस क्षेत्र में पहचान देने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में पक्षी पर्यटन की संभावनाओं को टनकपुर क्षेत्र में जीवित किया जा सके। साथ ही विभिन्न प्रजातियों का दीदार करने देश भर से पक्षी प्रेमी चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र पहुंच सके। यहाँ पर जो है एक पक्षी उत्सव हम लोग कर रहे हैं। ये टनकपुर क्षेत्र का पहला पक्षी उत्सव है। ठीक है, पक्षी उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि लोग पक्षियों की विधाओं के बारे में समझ पाए, पक्षियों के पर्यावरणिक महत्व को समझ पाए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ पाए। ठीक है, और साथ ही साथ पक्षियों को पर्यटन से अगर हम जोड़ें, किस प्रकार उनसे लाभ लिए जा सकते हैं, उन सारी विधाओं को हम यहाँ पर जान पाए और समझ पाए। ठीक है, और क्योंकि टनकपुर जो क्षेत्र है वो पक्षियों की विविधता के लिए बहुत समृद्धशाली है। 300 से अधिक प्रकार के पक्षी अकेले हमारे टनकपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं और हम सब लोग उनके प्रति अनभिज्ञ हैं। ठीक है, और ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाएंगे, उनके संरक्षण में सहयोग हमें मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति पर्यटन से इसमें जुड़ना चाहे, पक्षी पर्यटन से जुड़ना चाहे, हम उन विधाओं को भी लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको आगे आने वाले समय में मदद करेंगे, ताकि वो पक्षियों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दें और अपना आर्थिक उपार्जन भी कर पाए। तो आपको लगता है कि अगर पक्षियों की प्रजातियों को सामने लाया जाए टनकपुर क्षेत्र में, तो वाइल्ड लाइफ जो प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, वो यहाँ आएंगे? हाँ बिल्कुल, वो निसंदेह आएंगे। क्यों? क्योंकि जितने पक्षी हमारे इन अराउंड हैं, उनको लाने, वो तो यहाँ ऑलरेडी हैं, केवल हमें उनको कनेक्ट करने की जरूरत है ना। तो जो पक्षी अवलोकन करने के लिए पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं, हमें उन तक ये संदेश पहुँचाने की जरूरत है कि 400 प्रकार के पक्षी इस क्षेत्र में आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।